वेल हेलो एवरीवन। ओके सो रिसेंटली हमने जो लेक्चर्स लिए हैं पास्ट में उसमें हमने सेकंड चैप्टर फिनिश कर लिया है और उसी के साथ सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के साथ हमने बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर लिए ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि उसमें कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, बुक में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका रीज़न ये था कि आप ऑलमोस्ट फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन नाइन्थ में सीख के आए थे, तो उसी का यूज़ हमने पोलिनोमियल में कराया था। अब उसी तरह से हम 15 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। एक छोटा सा चैप्टर है, इसका ऑलमोस्ट आपने कॉन्सेप्ट नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, उसी को ही बस हमें थोड़ा पुश करना है, थोड़ी चीज़ें नहीं है। और पूरा ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेड है, तो ये फटाफट फिनिश भी हो जाएगा। इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर 15 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी 15 चैप्टर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसे हम किस तरह से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है वगैरह हम शुरुआत में देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने जाए तो उसका मतलब यही होता है कि अंदाज़ा लगाना। ठीक है, हालांकि उस तरह से हम लिखते नहीं है पर उस तरह से हम समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप ऑलरेडी आई थिंक 7th से एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी आती है, तो वहीं से एग्जाम्पल आता है कि कोई भी एक कॉइन है वो टॉस किया हुआ है तो उससे कितने आउटकम होते हैं। आउटकम का मतलब होता है अगर हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो उसको हेड या टेल आने को उसके हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमने अभी जो सिक्का उछाला उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो हेड और टेल है यानी कि ये फिक्स है, या तो हेड या टेल, तीसरी कोई चीज नहीं आ सकती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोला जाता है। और इस चैप्टर में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जितने भी सम्स है उनको हम मान के चलेंगे कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, उसी के बेस के ऊपर से हम उन सम्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख रहे हैं उसे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं या तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी इवेंट है उसको ई है और उससे प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई। ये आप ऑलरेडी 9th में जानते हो और उसका फॉर्मूला भी ये आ चुका है। तो पी ऑफ ई के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में तो हम नहीं लिखते, पर जब भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में आता है तो क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं। स्टेट बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स में ही आता है, उससे ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है, बट सीबीएसई में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है लास्ट में। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये होता है जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो न्यूमरेटर में होता है और टोटल पॉसिबिलिटी डिनोमिनेटर में होती है। हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी एक बार हमने सिक्का उछाला है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, और उसके बाद पूछ रहे हैं ऑल्सो फॉर, ओके दोनों हेड है तो यहाँ पे टेल होगा, तो ऑल्सो फॉर फाइंड फॉर टेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, यानी कि वहां पे उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। अब आप सिक्का उछालोगे तो कितनी बार, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक ही बार दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 हुए, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हुए, 2। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये तो हमें कॉमन हर एक क्वेश्चन में लिख ही देना है। उसके बाद क्वेश्चन किसके लिए है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यहाँ पे हम टाइटल लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके,
अब यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी कि फेवरेबल आउटकम हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हेड तो एक ही बार है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1 होगा। और टोटल तो यहाँ हमने लिख लिया है 2। हम ये फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली, पी ऑफ, यहाँ पे हेड का आपको एच लिखना है तो लिख सकते हो, या तो उसका नाम भी लिख सकते हो, पी ऑफ हेड। ओके, तो अब यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से। मैं स्किप कर रहा हूँ फॉर्मूला लिखना। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू, यहाँ पे मैंने एच लिखा है तो मैं ई की जगह पे क्या लिख दूंगा, एच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, तो फेवरेबल कितना आउटकम आया हमारा 1, और टोटल कितना है 2, तो ये हमारा आंसर है, 1/2 हमारा आंसर होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या क्या है, ऑल्सो फॉर टेल में क्या होगा, तो अगेन आप टाइटल लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ओके, तो मैं पी ऑफ टी लगाता हूं, उसी के बारे में भी आप लिख देंगे फेवरेबल आउटकम, उसका भी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, तो उसका भी क्या होगा 1 ही होगा, एक ही बार कोई ना आ सकता है। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, क्योंकि 1 जो चाहिए वो ऊपर हमें 1 और नीचे टोटल पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा आंसर है एग्जाम्पल 1 का। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, अ बैग कंटेन रेड ब्लू एंड येलो बॉल्स, कृतिका टेकन आउट अ बॉल फ्रॉम बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेकन आउट, देन 3 क्वेश्चन दिए हुए। ये फोर्थ मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है, अभी पता चलेगा क्यों। ठीक है, यानी एक बैग है और उसमें से कृतिका कोई भी बॉल रेंडमली निकाल रही है, चूज कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये तो लिख ही देना है। तो देखो कितने बॉल है अंदर, टोटल 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट बारी किसकी, येलो की, तो आप टाइटल लगाओ बे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, मैं पी ऑफ वाई लिखता हूँ, इज इक्वल टू, इसके बाद क्या करोगे आप, फॉर्मूला लिखोगे जो है वो। ठीक है, एक ही बार लिखना है, अगर ये पूरा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में तो एक ही बार फॉर्मूला लिखना है, फिर उसकी तरफ से लिखना है। तो पी ऑफ वाई येलो, तो येलो के लिए बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, यानी येलो कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में टोटल बॉल कितने हैं 3, तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सिमिलरली पी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल भी तो एक ही है, तो क्या होगा 1, और नीचे टोटल कितने हैं 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ब्लू बॉल, तो यहाँ पे पी ऑफ बी लिख लेता हूं, तो ब्लू बॉल भी तो एक ही है, तो 1/, क्या होगा 3। ठीक है, तो नीचे टोटल आउटकम्स और ऊपर फेवरेबल आउटकम जो भी होंगे वो। अब फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली बुक में है नहीं लिखा हुआ, पर मैंने अपनी तरफ से डाला कि अगर मान लो ऐसा होता कि ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी मांगी होती तो हम कैसे लिखते, तो देखो पी ऑफ बी ब्लैक बॉल की, अब अंदर ब्लैक बॉल है ही नहीं तो हम कहां से लाए, तो अगर ब्लैक बॉल अंदर नहीं होगा तो उसका फेवरेबल आउटकम कितना होगा 0 होगा। अगर कुछ भी मांगा है और वो अंदर नहीं होगा उस कंडीशन में, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 0, और टोटल कितने हैं 3, तो 0/3 क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल हमने लिया, और ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्स में भी आता है। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज आई उसमें हम एक प्रोसेस करते हैं, देखो इन सबका हम एडिशन करते हैं, पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, ब्लू बॉल, और यहाँ पे एक्चुअली एल लिख देता हूँ, तो ब्लू और एल, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 है इसलिए। तो पी ऑफ वाई कितना है 1/3, प्लस पी ऑफ आर कितना है 1/3, और पी ऑफ बी कितना है 1/3। तो देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, यानी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, तो ये कितना आया 3/3 1 आया। ठीक है,
अब हमने जो प्रीवियस एग्जांपल दिया उसको भी देखो अच्छे से। पी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। पी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? दोनों, उसकी भी 1/2 थी। इन दोनों को भी प्लस करते तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे 2 और ऊपर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की, अगर उनका सम करते हैं तो उसका आंसर एंड में क्या आता है? 1 आता है। तो इसी के ऊपर से स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट इससे समझो कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स मीन्स ये जो येलो बॉल निकाला, रेड या ब्लू या तो फिर हेड या टेल, उन सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। तो सम ऑफ द probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ओके, यानी एंड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर से FIB बोर्ड में एग्जाम में आ चुकी है। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट FIB है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लेना। नाउ एग्जाम्पल 3, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख देंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, तो डाई थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते, तो यानी कि कितने आउटकम हुए? 6 हुए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4। ओके, तो P ऑफ E इवेंट नाम दे देते, इसको क्या नाम दे देते? E। अब 4 है, टोटल नंबर 6 है, ग्रेटर देन 4 बोला हुआ है, तो ग्रेटर देन 4 से कितने नंबर होते? 5 और 6, यानी कि ये नंबर कितने हुए? 2 हुए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने नंबर आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि 4 से ग्रेटर देन बोला हुआ है। तो 5 और 6 2, और टोटल कितने हैं? 4। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख दें तो 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन किसके बारे में है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है? लेस देन और इक्वल टू 4 की। तो देखो उसमें प्रोबेबिलिटी के कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम आएंगे? तो देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोला है, यानी कि 1 2 3 लेस देन हो गए और इक्वल टू बोला हुआ है, तो 4 उसमें काउंट हो जाएगा। ओके, सिर्फ लेस देन बोला होता तो सिर्फ 1 2 3 होते, पर लेस देन और इक्वल टू इसलिए 4 काउंट हुआ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं उस इवेंट का F मान लेता हूँ। तो टोटल कितने नंबर आए? 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। तो 4/6 का मतलब क्या होगा? 2/3। वैसे प्रोबेबिलिटी में सिंप्लीफाई करना कंपलसरी नहीं होता है, जब बड़े नंबर्स आते हैं तो आप उसे वहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 3। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते। अभी हमने कॉइन की बात की थी, तो एक एग्जाम्पल 9 है, आई थिंक एग्जाम्पल 9 ही है। उसमें बोला गया है कि एक ही कॉइन को 2 बार उछाला गया। ओके, ट्वाइस उसे टॉस किया गया, तो एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, उसमें ये है एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड फॉर प्रोबेबिलिटी, मैं सिर्फ इतना लिख लेता हूँ। तो अगर किसी कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें पहले टोटल कितने आउटकम आता है वो देखो पहले। तो मान लेता हूँ एक यहाँ पे 2 कॉइन है, तो एक को टॉस किया तो एक बार हेड आया, मान लो इसमें टेल आया। ठीक है, दूसरे में हो सकता है पहली बार टेल आए और हो सकता है यहाँ पे कितना आए? हेड आए। या तो दोनों में ये भी पॉसिबल हो सकता है दोनों में हेड आए, या तो कितना आए? दोनों में टेल आए। तो कितनी पॉसिबिलिटी आई? टोटल कितने आए? 4 आए। तो टोटल कितने आउटकम आए?
4 आउटकम आए इसके हिसाब से, इससे ज़्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, सारे इसमें आ गए। तो हमारा एग्जाम्पल 9 में क्वेश्चन क्या है कि एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं पी ऑफ एच ले लेता हूँ, इज इक्वल टू एटलीस्ट हेड का मतलब होता है कम से कम एच एक बार तो आना ही चाहिए। तो देखो एच किन किन में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने में, 3 में है, तो 3 बार आया एच, तो ऊपर 3, और टोटल कितने 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट हेड की कितनी होगी 3/4 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, जब आप सॉल्यूशन लिखो तब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ये किसकी थी, हेड की थी। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितनी होगी, तो देखो टेल्स कहाँ का है, 1, 2 और 3, एटलीस्ट 1 बोला हुआ है, इसका मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, 2 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका भी क्या होगा आंसर 3/4, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो आई होप के एग्जाम्पल ये जो बताए वो क्लियर। ओके, इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ नॉट E को P ऑफ E बार से डिनोट किया जाता है। अब ये P ऑफ E बार क्या है वो अब हम समझते हैं। तो चलो इसे समझते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक डाई का। अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो हमें टोटल आउटकम कितने मिलते हैं, हमें टोटल आउटकम कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं। ओके, कौन से मिलते हैं मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट पे दिखाने के लिए लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल ये 6 आउटकम मिलते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि डाई थ्रो करने के बाद 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, P ऑफ E इज इक्वल टू 3 तो एक नंबर है, तो ऊपर 1 और नीचे टोटल आउटकम कितने 6। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूँ पर उल्टा टोटल, मैं 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढता हूँ। ओके, तो इसे क्या डिनोट करूंगा मैं, P ऑफ E बार। तो देखो 3 ना आए तो उसकी वजह कितने नंबर है उसके अलावा, 3 के अलावा 1 2 3 4 और 5 नंबर है, तो ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे तो टोटल 6। समझ में आए, ये है 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ये है 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू, तो देखो 1/6 प्लस 5/6, तो डिनोमिनेटर सेम हुआ तो क्या होगा 6, और ऊपर 5 प्लस 1 6, देन 6/6 कट इज इक्वल टू 1। तो देखो ये आ गया P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो इसके ऊपर से 2 और फॉर्मूले बनते हैं, एक तो पहला फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला भी FIB में आ चुका है बोर्ड में, इसलिए अच्छे से देखना। और दूसरा ऐसे बनता है P ऑफ E इज इक्वल टू, एक बार P ऑफ E बार उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस P ऑफ E बार, और एक बार P ऑफ E बार इस तरफ रहने दो तो 1 माइनस P ऑफ E। ओके, एक बार P ऑफ E उस तरफ ले जाओ, एक और P ऑफ E बार, तो ऐसे 3 फॉर्मूले हैं, और ये तीनों में से पूछे जा चुके हैं बोर्ड में कि सिर्फ इतना 1 दे देते, बाद में ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ देते और बोलते यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी को आगे रखते हुए हम इम्पॉसिबल इवेंट को समझते हैं। इम्पॉसिबल मतलब वहाँ पे कोई इवेंट पॉसिबल ही ना हो। देखो अगर कोई डाई थ्रो करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें तो 8 है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, हमें जो चाहिए वो न्यूमरेटर में 0 आएगा और नीचे टोटल 6, तो क्या आएगा 0। यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट FIB ऑल्सो, ये जो सारे स्टेटमेंट है, छोटा ही चैप्टर है इसलिए ये सारे क्वेश्चन FIB में आ चुके हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब उससे उल्टा एग्जांपल कि श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट का क्या, तो इम्पॉसिबल की अगर 0 होती है तो श्योर इवेंट की, और दूसरे तरीके से उसको बोला जाता है सर्टेन इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ओके, क्या होगी 1। तो ये याद रखना, मोस्ट IMP है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अब सर्टेन इवेंट की हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो देखो सर्टेन इवेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लेता हूँ इस तरह से कुछ कि 7 से लेस देन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है डाइस में, कि अगर मैं डाई थ्रो करता हूँ तो 7 से लेस देन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 7 से लेस देन मेरे पास कितने नंबर है, 6 नंबर है, और टोटल कितने है, वो भी 6 है, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसे कहते हैं श्योर इवेंट।
ठीक है। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो देख लो, या तो 0 आंसर आ रहा है या तो 5/6 आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है। कोई भी सारे के सारे आंसर इस तरह से आ रहे हैं। देखो किसी का 1/2 आया, किसी का 5/6 आया, किसी का 2/3 आया। इसका मतलब आप पैटर्न देखो, ऊपर वाला नंबर ऑलवेज नीचे वाले नंबर से कैसा आता है, छोटा आता है। यानी कि ये तब हो सकता है जब ये 1 से छोटे नंबर हो। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 आई, और कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0 आई। इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट दिया जाता है 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, पर इन दोनों के इंटरवल से बाहर नहीं निकल सकती है। यानी ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, मतलब किसी इवेंट की 2 प्रोबेबिलिटी आती है 2, तो वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो फॉल्स है। मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। ओके, यानी 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो उनके बीच में हो सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक है स्टेटमेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, ये फॉर्मूला, और आगे हमने जो P ऑफ E का देखा। ये सारे फॉर्मूलेज जो है, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो 5 टाइम्स लिख लेना और उसे रिमेंबर कर लेना, और ये स्टेटमेंट याद रख लेना। और होमवर्क में आज जो सम्स किए वही एक बार कर देना। ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन था इसलिए थोड़ा कम लिया है, आगे जाके हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर आई थिंक 2-3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।